स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, मैं स्वयं भी देखता हूँ, उससे मनोरंजन भी होता है। लेकिन मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा। जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊँगा। स्टैंड अप कॉमेडियंस हों या फिर वीडियोस बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स हों, वो अपने शब्दों को जिस तरीके से अब समाज में फेंक रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसे कोई बहुत शौक से सुनना नहीं चाहता। लेकिन जिस तरीके से आप, मुझे लगता है कि एक खुलापन के नाम पर, एक ओपननेस के नाम पर जिस तरीके से आप बयान देते हो और आपको लगता है कि समाज इसे स्वीकार करेगा, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दायरे में रहकर लक्ष्मण रेखा बिना लांघे आप बेहतर तरीके से कॉमेडी कर सकते हो और ऐसे लोग रहें। कि हमारे समाज में जो दोहरे मापदंड बन गए हैं वो एक समस्या का विषय है। जो लोग वहां पे उस अंधेरे कमरे में बैठ के हंस रहे थे, वही लोग जब रोशनी में आते हैं या सोशल मीडिया पे जब वो लिख रहे होते हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ठीक कह रहे हैं। ये हमारे भारत में ओवर चीज़ें हैं, ओवर नैतिक हैं, ओवर मॉरल हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा बुरा लगता है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। वो चीज़ें अपने आती है, निकल जाती है, हंसी मजाक में चलिए, बहुत हमने एक रेखा खींच दी है, अरे ये तो बहुत गलत, ये बहुत गलत हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जाकर वहाँ पे कह रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, यानी कि बंद कमरे के अंदर जो बात होती होगी उसको पब्लिक डोमेन में वो कहते हैं और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। हमें और आपको इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि शायद आप उस जनरेशन के नहीं हैं। जब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इस तरह की बात करता है तो जो ताली बजाते हैं ऑडियंस बैठ कर, वो कौन लोग होते हैं? सोशल मीडिया ही अदालत है, सोशल मीडिया ही जज है, सोशल मीडिया ही गवाह है, सोशल मीडिया ही पीड़ित है, सोशल मीडिया ही इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है। समाज अपने नंगे और फूहड़ स्वरूप में खुद नग्न हो रहा है। अगर हम इस नग्नता को स्वीकार करेंगे तो फिर हम एक सभ्य समाज की तरफ जाएंगे और हम कहेंगे कि हाँ ये था, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट की इस कदर होड़ लगी हुई है, वायरल होने की इस कदर होड़ लगी हुई है कि हदें अब भूलने लगे। स्टैंड अप कॉमेडियंस हों या फिर वीडियोस बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स हों, वो अपने शब्दों को जिस तरीके से अब समाज में फेंक रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसे कोई बहुत शौक से सुनना नहीं चाहता। जिस तरीके से समाज के भीतर रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब यहाँ बहुत ज़रूरत है हदों की। एक मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब इस तरीके की बात कहते हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन पर जब इस तरीके की चर्चा होने लगती है, तब ऐसा लगता है कि वाकई में विषय गंभीर है। आपको देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनकी भी बात सुनवाएंगे, उनका बयान भी सुनवाएंगे। लेकिन ये मामला कहाँ से शुरू होता है? इस हफ्ते सोशल मीडिया पर ये जो एल्गोरिदम की एक जंग थी वो देखने मिली। एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो बिग बॉस में भी जा चुका है, वो उन्होंने अपनी बात रखते हुए कुछ ऐसा कहा, कुछ इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो ऑडियंस में बैठा व्यक्ति कह रहा था और ये उसके साथ थे। दो मामले इसी मंच से निकले। एक तो ये कि 370 रुपए की बिरयानी मैंने अपने महिला मित्र को खिलाई थी तो मैं उसे वसूलना चाहता था, ये ऑडियंस में से एक व्यक्ति बोलता है। इसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी जो है करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें जोड़ी, उन्होंने इंटीमेशन की बात कही, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस मंच से निकल के आई। इसके बाद इसी मंच पर एक महिला डॉक्टर बैठी रहती है जो कि शायद प्रतिज्ञा और ओथ ली होगी कि हम जो लोग देह दान करते हैं वो एक शिक्षा और परीक्षा और एक प्रयोग की तरह उनकी बॉडी इस्तेमाल होती है, पर उसने कुछ आपत्तिजनक शब्द उसमें भी कहे। ये दोनों वीडियो एक ही मंच से वायरल हुए और पूरी तरह से आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गए। इसी के साथ शुरू हुआ विवाद और इसी के साथ शुरू हुई चर्चा। आज खबरों के खिलाड़ी में भी हमने ये विषय इसलिए रखा है कि क्या वाकई में इस तरीके की कॉमेडीज को हद की ज़रूरत है। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, मिहिर रंजन जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत मैं समीर जी से चाहूँगी। सर, ये जो पूरा मामला आया, ये कोई पहला मामला नहीं था। इसके पहले हमने देखा कि स्टैंड अप कॉमेडी और स्टेज पर फूहड़पंथी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को उसमें आना पड़ा।
तो इस तरीके की चीज़ें कम होने की बजाय और बढ़ती दिख रही। वो अंधेरे में बैठे हुए लोग जो फूहड़पंती पर हंसते हैं, जो अपने पेरेंट्स के इंटीमेट सीन पर बात करके हंसते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें कितने हद की ज़रूरत है और इस तरीके की चीज़ें हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, मैं थोड़ा ये आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, मुझे लगता है कि कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन पहले भी होते थे, तमाम स्टेज शो पहले भी होते थे और हमने कई स्टेज शो देखे भी है। इस तरह का सब विबस, इस तरीके से अश्लीलता इस तरीके से पहले नहीं थी। अब क्या सोशल मीडिया का जब से ज़माना आया है कि यूट्यूब पे आप चला रहे हो, व्यूज़ का जब से आ गया है, वायरल होने की चिंता रहता है कि कुछ अश्लीलता परोस दो, कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दो, कुछ गलत तरीके से बोल दो, वायरल होगा, लोग देखेंगे, उसको हमारा उतना नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर होगा। और ये जिस तरीके से पूरा शुरू हुआ है लगातार, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुणाल कामरा के समय भी इस तरीके से जब मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी इस मामले में भी देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है कि जो अभी हिमांशु जागड़ा वाला जो मामला रहा है और पंडित मोरे का जो मामला था, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी बहुत स्पष्ट अभी कहा है कि भाई एक सामाजिक सीमाओं को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मर्यादा के अंदर रहकर सारे बयान देने होंगे। लेकिन जिस तरीके से आप, मुझे लगता है कि एक खुलापन के नाम पर, एक ओपननेस के नाम पर जिस तरीके से आप बयान देते हो और आपको लगता है कि समाज इसे स्वीकार करेगा, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दायरे में रहकर लक्ष्मण रेखा बिना लांघे आप बेहतर तरीके से कॉमेडी कर सकते हो। और ऐसे लोग रहें कि जिन लोगों ने बहुत अच्छी कॉमेडी की है, हास्य व्यंग हुआ करते थे, जिसके अंदर जो कवि रहे उन लोगों ने भी बहुत शानदार किया है, कभी किसी ने इस तरह की सीमा नहीं लांघी थी। मुझे लगता है कि समाज को भी देखना पड़ेगा और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। वो माफ़ी मांग लेते हैं, फिर उनके स्टेज पे, शो पे लोग जाते हैं, फिर उनको उतना लोग देखना पसंद शुरू करते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा और सिर्फ उनकी माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि उनको लंबे समय तक समाज में उनका बहिष्कार करें, उनको स्टेज के अंदर प्रोग्राम में मिले, तभी मुझे लगता है कि इस मामले में लगेगा। और इसके लिए कठोर कानून बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है सोशल मीडिया पर भी अगर I&B मिनिस्टर्स पे लेकर कोई विशेष कठोर कानून बनाए, राज्य सरकार एक कानून बनाए, और अगर जो कानून है तो उस कानून का पालन हो और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई हो और उनको लगे कि उन्होंने जो गलती की उनको बहुत उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को, समाज को, सबको ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये मामला रुकेगा। अदरवाइज इस तरीके से माफ़ी मांगने से फिर वो शुरू कर देंगे, कोई तीसरा व्यक्ति आके कॉमेडी शुरू कर देगा, फिर वो करेगा, तो ये लगातार चलने वाली समाज के अंदर एक सिस्टम बन जाएगा। सबको मिलकर मुझे लगता है इसको रोकना होगा। बिल्कुल ठीक, जिस तरीके की बात समीर सर कह रहे हैं कि हद की आवश्यकता है। ये जो अनुराग सर, ये एल्गोरिदम की जो एक जंग है कि भाई कुछ ऐसे शब्द जो कि सोशल मीडिया भी पकड़ता है, और अगर हम उस तरीके की बात करेंगे, न्यूडिटी की बात करेंगे, हम सेक्स की बात करेंगे, हम इंटीमेसी की बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें पॉपुलर हो जाएंगी। क्या ऐसा लग रहा है कि ये एक अब हथियार की तरह हो गया है पॉपुलर होने के लिए या अपने आप को वायरल कराने के लिए? देखिए प्रतीक्षा जी, सबसे बड़ी ये वायरल होने की जो होड़ शुरू हो गई है ना, वो चाहे राजनीति हो, चाहे वो आम जीवन हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट की फील्ड हो, ये एक बड़ी अंधी दौड़ शुरू हो गई है। इसका कोई इलाज या इसकी कोई रेमेडी समझ में नहीं आ रही है। ये शायद समय के साथ अपने आप आएगी। अब आप देखिए, लोग वायरल होने के लिए वो ट्रेन के सामने जाके खड़े हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, ट्रेन से लटके जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने ही पिस्तौल रख के जो है उससे गोली चल जा रही है, कुछ जो है अपने माता पिता के रात के अंतरंग संबंधों की बात कर रहा है। तो ये जो वायरल हो, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वो अपने काम में सफल हो रहे हैं, इसीलिए उसकी होड़ लग रही है। तो ये यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे समाज में जो दोहरे मापदंड बन गए हैं वो एक समस्या का विषय है। जो लोग वहां पे उस अंधेरे कमरे में बैठ के हंस रहे थे, वही लोग जब रोशनी में आते हैं या सोशल मीडिया पे जब वो लिख रहे होते हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो आप दोहरे मापदंड के साथ नहीं जी सकते। जंतर मंतर पे हंगामा करते हैं। और दूसरा उदाहरण कि अगर जो महिलाएं जंतर मंतर पे जाके जो कुत्तों के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, वही जब अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठती हैं, अगर उनकी डाइनिंग टेबल पर चिकन और मटन नहीं होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। आप जो दोहरे मापदंड वाली जो चीजें आ रही हैं वो सबसे बड़ी समस्या बन चुकी हैं। अब आप फिल्मों में जाते हैं जहां पे आपके स्किन के कलर पे मजाक उड़ाए जाते हैं, वहां पे आपकी विकलांगता, अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत है या कानों में कोई दिक्कत है, उसके मजाक उड़ाए जाते हैं, वहां पे आप हंस रहे होते हो। और आप जब निकलते हो किसी सरकारी बिल्डिंग के अंदर, अगर विकलांगों के लिए रैंप नहीं बना हुआ है, वहां आप भाषण देते हो।
तो आपको अपना एक रवैया रखना पड़ेगा कि अगर आप रोशनी में जो बातें कर रहे हो, अंधेरे में भी आपको वही बात करनी पड़ेगी, और यह समाज को सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी होगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से या आपका कहने से या विनोद सर के कहने से आज हो जाएगा। ये जब तक हम समय के साथ इसको नहीं सीखेंगे, जब इसका नतीजा हमें, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर इसका बुरा नतीजा आएगा, तब हम समझेंगे कि हमने इतने सालों में क्या गलत किया है। पीयूष सर, ये जो शॉक वैल्यू वाले कंटेंट होते हैं, क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला हो गया है सक्सेस का? जैसा कि वो भी कह रहे थे कि एक आदमी किया, उसके ऊपर कोई उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई, आई एम सॉरी, मैं अगली बार नहीं करूंगा। इसके बाद तो ये होगा ना कि दूसरा वाला भी करेगा, व्यूज भी कमा लेगा, पैसे भी कमा लेगा, और फिर बोलेगा आई एम सॉरी, मैं अगली बार नहीं करूंगा। कैसे ये परिपाटी तोड़ी जाए? देखिए, परिपाटी तो न तो ये आप किसी कानून से आप दंड दे देंगे, तो हमने देखा निर्भया वाले में कितना बड़ा कानून बना, ये सब कुछ होने के बाद, उसके बाद रेप बंद तो हुए नहीं, रेप बंद हुए नहीं, लगातार होते चले जा रहे हैं। ये जब आपके अंदर से ये जो नैतिक बल है ना, और आप ये एक सीमा रेखा खींच पाएँ जहाँ पे कि आपको जो बात आप एक ड्राइंग रूम में करते हैं या अपने दोस्तों के साथ मिलके करते हैं, हंसी मजाक या किस तरह की बातें, उसमें इस तरह के शब्द भी आप इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत मतलब आपसी कन्वर्सेशन में बहुत उसको मतलब बहुत वो नहीं माना जाता, क्योंकि आप उसको समझ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन पब्लिक डोमेन, मार्केट ने चूँकि पर्सनल कन्वर्सेशन, जो फ्रेंडली कन्वर्सेशंस हैं, वहाँ पे जिस तरह की आप बात करते हो, उसको आपको पब्लिक डोमेन में लाने के लिए फोर्स कर दिया है। तो उस मार्केट के चलते अब आप ये होगा कि आप वहाँ पे आपकी जो सीमा रेखा है, जो आपके व्यवहार की, आपकी भाषा की, जो, क्योंकि हर व्यक्ति का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो एक स्टैंडर्ड बनाएगा, एक मॉरलिटी का स्टैंडर्ड बनाएगा। समाज को अगर सुचारू रूप से चलना है, तो राजनीति को अगर सुचारू रूप से चलना है, तो हर व्यक्ति जो राजनीति में है उसका ये कर्तव्य है कि एक मॉरल बनाएगा वहाँ। राजनीति में भी हमने देखा है। अब देखिए, एक और शो था इस तरह का जिसकी चर्चा भी कर रहे थे हम लोग, जो इलाहाबादी वाला कौन सा था वो, जिसको मतलब प्रधानमंत्री जी ने उसको अवार्ड भी दिया किया था। तो ये इस तरह की चीज़ें जब होती रहेंगी तो उनको एक पुशअप मिलता है, और वो चीज़ आती है। कोई मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, मार्केट फोर्स कर रही है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत जब तक आप ये नहीं तय करेंगे कि आप समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो जो एक अपने अंदर की सेल्फ डिसिप्लिन है ना, वो आप, ठीक है, हम आपस में बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बहुत दूसरे गाली भी दे देते हैं, लेकिन हम पब्लिक में जब जाएंगे तो वो, या किसी टीवी फोरम में हम जाएंगे, नहीं करेंगे मर्यादा। तो ये मर्यादा, और भारतीय संस्कृति कुछ ज़्यादा इस पर जोर देती रही है। पाश्चात्य संस्कृति में ये जोर नहीं रहता है, वहाँ पे हर चीज़ को हंसी मजाक में निकल जाता है, और वहाँ पे बहुत कोई माइंड भी नहीं करता, वहाँ नैतिकता का वो एलिमेंट कम है कि पर्सनल लेवल पे। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में ओवर है, आपने ओढ़ रखा है। वही महिला को आप पूजने की बात, सम्मानित करने की बात करेंगे, वही घर घर में महिला के खिलाफ हिंसा होगी, महिला का क्या आचरण होगा, महिला को आप किस तरह से बर्ताव करते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से, और आज भी हो रहा है ये। आज थोड़ा सा रूप बदल गया है, वर्किंग वुमेन भी है, तब भी आपका एक नज़रिया जो है वही पुरुषवादी है आज भी। लेकिन आप समाज में आएंगे, पब्लिक फोरम में नारी सम्मान की बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये हमारे भारत में ओवर चीज़ें हैं, ओवर नैतिक हैं, ओवर मॉरल हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा बुरा लगता है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को। वो चीज़ें अपने आती है, निकल जाती हैं, हंसी मजाक में चलिए, बहुत हमने एक रेखा खींच दी है, अरे ये तो बहुत गलत हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, हम उस पर बात भी करेंगे, आई निकल गई चली गई। और पाश्चात्य जो संस्कृति है उसमें यही है, बात करो, मजा एंटरटेन आप हो रहे हो, नहीं हो रहे, निकल गए, तो उसको आप ये नहीं लगाते अरे ये नुकसान होगा। नुकसान होता नहीं किसी का। अगर आपने ये बात कह दी है तो उससे ये हम कहते हैं कि शर्मा शर्मी जो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप इन चीज़ों को कितना ले रहे हैं, उसको कितने आप उस खांचे में बांध दे रहे हैं, मुझे लगता है वो चीज़ में नहीं है। सख्त नियम की आवश्यकता है ही, किया जाए। मीर सर, जब कोई डॉक्टर वो अपनी डॉक्टरी शुरू करता है तो थोड़ा शायद मुझे कम पता होगा, लेकिन वो एक शपथ पत्र उनका होता है जिस पर वो हस्ताक्षर करते हैं कि मैं ध्यान रखूंगा, जैसे कोई नेता किसी संविधान की शपथ लेता है, वैसे ही उनके लिए भी होती है। जब वो डॉक्टर इस तरीके की बात कह रही है और हंसी और मज़े लेते हुए कि हमारे पास जो शरीर दान कर देते हैं लोग, उनकी जो बॉडी आती है, उनके प्राइवेट पार्ट्स, हम उस पर चर्चा करते हैं, उस पर हंसते हैं, और उसके बाद वो कॉमेडियन उसे एक्सटेंड कर रहा है। ये जो एक मैसेज है, जो मतलब कि आपकी संवेदनशीलता, आपकी भावनाएं जो इस तरीके से ख़त्म होती जा रही हैं, मतलब वैल्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं, व्यूज़ की पूरी तरह से वैल्यू है। कैसे रोकेंगे इसको, क्या करेंगे इसका? इस तरीके की वीडियोज़ तो और आएंगे फिर। देखिए, वो लड़की हो या वो लड़का हो, या थोड़े दिन पहले जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो लोग थे जिनके बारे में लगातार विवाद होता रहा, वो कौन है? हमारे और आपके घर के ही तो बच्चे हैं। किसी का तो बेटा होगा, किसी की बेटी होगी,
वो जो परवरिश पाया या जो उनको सिखाया गया, जो उनकी मेंटालिटी है, कहीं से तो लेके आए। वो जाकर वहाँ पे कह रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं, यानी कि बंद कमरे के अंदर जो बात होती होगी उसको पब्लिक डोमेन में वो कहते हैं और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। हमें और आपको इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि शायद आप उस जनरेशन के नहीं हैं। जो अभी बात हो रही थी कि वायरल होने की और बाइकआउट करने की, मैं उन दोनों बातों पर भी आऊँगा। इसलिए हमें बुरा ज़्यादा, नए ज़माने के किसी बच्चे से पूछे क्या उसको बुरा लगा है जो 20 साल 21 साल का है, वो क्या कह रहे हैं यार चिल है, कूल है, नया है, बोल दिया बंद। हाँ चिल है, उसके लिए चिल है, उसके लिए हर चीज़ चिल है। आप हो सकता है सोचेंगे जेनजी है वो, आप हो सकता है कि आपके मन में अगर ये हो जाए, मैं 50 लोगों को जानता हूँ जो कि मेल है और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, महिलाएं जाती हैं, उनके मन में एक बार भी ये थॉट नहीं होता कि मर्द है, मैं मर्द को डॉक्टर है। और डॉक्टर को भी मेरे 1-2 मित्र भी हैं जो कि मेल हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कभी मैंने सुना नहीं, कभी दिमाग में थॉट भी नहीं। लेकिन अगली बार जब कोई जाएगा और ये क्लिप देखा होगा तो उसके मन में एक बार को स्ट्राइक करेगा। वही मैं कह रही हूँ कि तो सवाल उठता है कि इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, या लोग चल जाते, व्यूज़ क्यों आते हैं। आप एक बात बताओ, मैं जब पढ़ रहा था या हमारे जैसे और भी बाकी हम सब हैं, तो शुरू में गार्जियन कहते थे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए तो प्रोफेसर बनना, IAS बनना, IPS बनना, बैंक में अधिकारी बन जाना, यही करियर ऑप्शन थे। इन सबको पाके कितना पैसा पालोगे भाई आप? 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की सैलरी होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो उसको आप जोड़ लो पूरे अपने जीवन की सैलरी, और एक जगह आपके पास ऐसे फुहर, अश्लील और माँ बहन की गाली करने वाले जो लोग हैं। आप रेबल किड नाम से अपूर्वा मखीजा है जो इंडिया गॉट टैलेंट में है, उसके 1 साल की आमदनी इतने करोड़ थी कि आप पूरे जिंदगी लगा लीजिए कमा नहीं पाओगे। बिल्कुल सही। तो आपका बच्चा किसको रोल मॉडल समझेगा? उस बच्चे को समझेगा या आपको समझेगा? मोबाइल उसके पास एक्सेस है, बड़े आसानी से वो सारी चीजें देख सकता है। अरे समय रहना नेटवर्क सर्च में सबसे ज्यादा सर्च ठीक है इंजन में ना? आया था। तो आप उसके लिए तो रोल मॉडल क्यों नहीं होगा? उसके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है। अब आते हैं कि भाई अगर कोई गलत करता है तो उसका हम बाइकआउट करके एक मैसेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अभी इस घटना से पहले पिछले साल जब इंडिया गॉट टैलेंट में हुआ था, बड़ा हो हल्ला हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। अब आप अमर उजाला डिजिटल पे हम ये शो कर रहे हैं, आप उठा के देखिएगा। इस कांड के बाद वहाँ पर उस रणवीर इलाहाबादिया के पास जाने वाले जो गेस्ट में लोग हैं उनकी जरा लिस्ट एक बार अपने दर्शकों को दिखाइएगा। उसमें वैसे लोग हैं जिनको आप कहेंगे अपने बच्चे को इनके जैसा पुलिस ऑफिसर बनना, इनके जैसा डॉक्टर बनना, इनके जैसा एजुकेशनिस्ट बनना। जब ऐसे लोग फिर वहीं जाके कतार लगाएंगे, आप फ़ोन करना, उनके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे है क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर, उनको लगता है मेरी बात क्यों ज़्यादा पहुँच हो जाएगी, लोगों तक मैं ज़्यादा पहुँचूँगा। तो आपका बच्चा क्यों उसको बुरा मानेगा? कहेगा उसने ठीक किया, उसके अगर जगह व्यू आ जाएंगे तो बहुत अच्छे हुए, उसके बाद भी देखिए सारे तमाम लोग जा रहे हैं, तो उसमें गलती कहाँ है? आप करते नहीं हो क्या? तो छुपाते क्यों हो? गया जमाना जब बाबूजी देखते थे तो किनारे हो जाते थे कि पिताजी आने वाले हैं, घर आए ऑफिस से तो घर में सन्नाटा सा पसर जाता था। अब तो आप थके हार के आए होंगे, कोई बात नहीं, यहाँ आके चिल करो मेरे साथ पहले। तो पिताजी किनारे हो जाते हैं। पिताजी किनारे, अब चिल करो। तो ये जो चिल वाला कल्चर है, इसमें बुरा मानने, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि ये नया ज़माना है। वो इसी तरह, और जो वायरल होने के लिए वो नहीं करते, वो अपने आप के लिए, फ़न के लिए करते। वायरल होना होता तो जिस दिन हुआ उसका अगले दिन होता, 3 महीने बाद हो रहा है। किसी की नज़र पड़ गई, किसी ने उस पर कमेंट कर दिया तो चीज़ वायरल हो गई। और जो वायरल होने के लिए करते हैं वो पुनीत सुपरस्टार टाइप के लोग हैं। मैं एक दिन, मुझे किसी ने कहा कि एक बारी जरा उसका देख लीजिए, भाई कीचड़ में लोट रहा है बंदा और उसको 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो उसे तो आप कहोगे स्तरहीन। तो लेकिन यहाँ तो इज्जतदार, रेस्पेक्टेड लोग जब ऐसे आदमी के पास जाके बैठेंगे, बात करेंगे, आप किस मुंह से बच्चे को कहोगे कि ये जो बंदा कर रहा है ये गलत काम कर रहा है? बोला अरे ये तो आप इनसे मिलने के लिए जाना चाहते थे, आपसे तो मिले नहीं, इनके पास देखिए कितनी इज्जत से बैठा हुआ है। तो भाई शुरुआत तो घर से होती है, और बच्चों के जब आदर्श ऐसे बनने लगेंगे और बन गए हैं तो कहाँ तक रोक पाओगे? बिल्कुल ठीक। विनोद सर, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी अश्लीलता की तरफ कैसे शिफ्ट हो जा रही है और इसे न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है, कैसे रोकें? ये जेनजीज को रोकें या बह ही जाने दें ऐसे ही? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा पीछे से, बचपन से अपने शुरू करूँगा कि समाज में ही ये चीज़ है। बस सवाल ये है कि आज चूँकि खुल के सामने आ रही है इसलिए हमको अखर रही। पहले हमारे बचपन में 2 तरह के कार्यक्रम होते थे, एक रामलीला, एक नौटंकी। हमारे अवध क्षेत्र में, कानपुर, उन्नाव सब गाँव में हम लोग रहते थे। रामलीला में सारे पुरुष पात्र होते थे, यानी सीता की भूमिका भी कोई बच्चा ही करता था,
और वहाँ जो नर्तक होते थे वो नर्तकियों के रूप में पुरुष ही होते थे, और ज़्यादातर वो भजन और उस तरह के शास्त्रीय करते थे, और पूरा गाँव जाते थे लोग देखने। नौटंकी होती थी जिसमें महिलाएं पात्र जो डांस करती थी, तमाम फुगड़ किस्म के चुटकुले होते थे, अश्लील किस्म की हाव भाव होते थे, नौटंकी में भीड़ ज़्यादा होती थी। और हम लोग भी चुपचाप घर से डांट पड़ती थी कि खबरदार नौटंकी मत जाना, और हम लोग जब बड़े बुजुर्ग सो गए तो भाग जाते थे, निकल जाते थे देखने, और वहाँ समझ में आता नहीं आता लेकिन देखते थे, और बड़ी भीड़ होती थी। तो ये सामाजिक विकृति जो है स्वभाव की कैसे, अब मैं आधुनिक ये जो OTT पे जब ये सीरियल आने शुरू हुए थे ना, वो एक मिर्ज़ापुर बहुत पॉपुलर हुआ था, और इनमें हैं सेक्रेट गेम्स, इनमें जो गालियाँ, मतलब मुझे याद है मैंने एक बार अपने बचपन में गलती से साला बोल दिया था तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी, और मेरे मुंह से कभी वो निकलता नहीं था। और अब वो गालियाँ इतने सामान्य तरीके से जो है उसमें पूरी स्क्रीन पे और देखी गई, परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। अभी उन्होंने जैन जी की बात कही, मेरी बेटी पढ़ती थी उस समय, तो एक दिन 11th में थी शायद, 11th, तो बात करते करते उसने हमसे कहा पापा उसकी फट गई। अब हम लोगों के लिए तो बड़ा अश्लील शब्द था एक ज़माने में, तो मैंने कहा क्या शर्ट फट गई? कोई नहीं, हमने कहा क्या पैंट कमीज कॉपी नहीं, अब क्या का जवाब नहीं था उसके पास। फिर मैंने उसको समझाया, हमने कहा बेटा ये भाषा जो है ठीक नहीं है, अच्छी भाषा नहीं है। बोले हमारे सब बोलते हैं, हम सब लोग बोलते हैं, और ये आप सारे आप टीवी शोज में देख लो कितने आसानी से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका इस्तेमाल करते हैं, और खूब तालियां बजती हैं, खूब ठाके लगते हैं। सवाल ये है कि जब कोई स्टैंड अप कमेडियन इस तरह की बात करता है तो जो ताली बजाते हैं ऑडियंस में बैठ कर वो कौन लोग होते हैं? मैं वही कह रही हूँ कि जो अंधेरे में बैठ के जो है एंजॉय करते रहते हैं, लगा था, वो वही लोग तो होते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें साहित्यकार, हर तरह के समाज के लोग होंगे, खूब ठाके लगाते हैं। तो बीमारी वहाँ है। अब रही बात स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, तो मकान में आप खिड़की लगाते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, लेकिन दीवार भी तो होती है कि आप सारी दीवारें गिरा दो, खिड़कियाँ गिरा दो, और जो बेडरूम में जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वही खुले में होने दो, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, एक लिविंग रूम होता है, घरों में भी तो ये सब होता है। और चीज़ें, कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि पर्दा होना चाहिए, हमारी संस्कृति में है। वो सही कह रहे हैं हमारे पीयूष जी की, भाई पश्चिम में ये चीज़ें, वहाँ की नैतिकता के मानदंड दूसरे, हमारे अलग हैं एशिया के। तो हमारे यहाँ जो है उसमें एक इस चीज़ को एक पर्दे के साथ कि भाई अब समस्या मर्यादा के साथ, अब समस्या ये है कि जो नई पीढ़ी है, जो जेनजी है जिसको कहते हैं, उसका वैल्यू सिस्टम बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि वो ग्लोबलाइज्ड हो गया है। वो यूट्यूब और इंटरनेट इसके जरिए अब वो वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा जुड़ा है एक्चुअल वर्ल्ड छोड़ करके। तो जब आप वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ जाएंगे तो आपका वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो कानून आप कुछ भी बना दीजिए, लेकिन खाली कानून से नहीं होगा। कानून तो अब तमाम अपराधों के लिए बड़े कड़े से कड़े कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद अपराध होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए एक सामाजिक जागरूकता, सामाजिक नैतिकता और सामाजिक समझदारी की ज़रूरत है कि भाई क्या चीज़ आपको खुले में करनी है, क्या आपको पर्दे में करनी है। आप 4 लोग बैठ के हंसी ठट्ठा करते हो, वहाँ भी आप जितने चुटकुले हैं एंटी वुमेन हैं और बड़े लोग एंजॉय करते हैं। इवन अश्लील चुटकुले छोड़ दीजिए, जो वाक़ईदा सार्वजनिक जीवन में पत्नी को लेकर कितने चुटकुले बने हुए एंटी वुमेन है। गालियाँ सारी एंटी वुमेन है। सर मेल रेजर के ऐड में भी महिलाएं पूरी तरह से वैसे ही दिखाई पड़ती हैं। मेल डिओड्रेंट है तो उसमें भी महिलाएं चाहिए दिखाई पड़ती। तो अब वही तो बात है, गालियाँ जितनी भी गालियाँ हैं वो सारी एंटी वुमेन है, माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, सब। तो ये मानसिकता है और उसको लोग बड़ा एक्सेप्टेबिलिटी है। तो ये बड़ा अजीब सा विरोधाभास है हमारे समाज में। लेकिन इसके बावजूद घरों में दीवारें होनी चाहिए, खिड़कियाँ होनी चाहिए, खिड़कियों से अच्छी हवा अंदर आए, खराब हवा बाहर जाए, ये होना चाहिए। ठीक है सर, जब हमारे बांग्लादेश में पड़ोस में जो है वो जेनजीज शेख हसीना के घर पहुंचते हैं तो उनके अंडरगारमेंट्स लहराते हुए बाहर निकल रहे थे, तो मुझे ध्यान है कि आप यहीं खड़े थे, आपने कहा कि नहीं इस तरीके के कंटेंट से नंबर नहीं कमाने हैं, ये कंटेंट इस तरीके के नहीं जाएगा। ये एक अमर उजाला या एक कोई संपादक ये ऐसे कर लेता है, बट इतने से तो चलेगा नहीं। जिस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्या बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत हार्ड एक्शन की ज़रूरत है कि आपको मर्यादा पता हो, आप वैल्यूज़ गिराते चले जा रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में?
देखिए, काफ़ी बातें आई हैं, लेकिन ये मसला जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा गंभीर है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिस नोएडा में हम बैठे हैं, उसी के दूसरे सिरे पर गुरुग्राम है, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, वहीं पर ये घटना हुई है। और 3 किरदार इसमें हैं महत्वपूर्ण। प्रणीत मोरे हैं, हिमांशु जांगड़ा है और डॉक्टर सेजल पवार हैं। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि प्रणीत मोरे ने क्या कहा और हिमांशु जांगड़ा ने क्या कहा और डॉक्टर सेजल पवार ने क्या कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के कई सारे ऐसे पहलू निकल कर आए हैं जिन पर आगे समाज में विवेचना भी होनी चाहिए और उस पर यथासंभव जो हम कर सकते हैं अपनी शक्ति से, हम जहाँ बैठे हम वहीं से कर सकते हैं ना अपने, वो होना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि अब सोशल मीडिया ही अदालत है, सोशल मीडिया ही जज है, सोशल मीडिया ही गवाह है, सोशल मीडिया ही पीड़ित है, सोशल मीडिया ही इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है। 2 अलग अलग कमेंट आए उसमें। हिमांशु जांगड़ा ने जो कहा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बिरयानी खिलाई और उसके पैसे में वसूलूंगा, और वो खराब कमेंट था, लेकिन वहाँ बात रुकी नहीं है। उसने कहा दिस इज द पीक ऑफ गुरुग्राम। इसका मतलब प्रणीत मोरे ने मंच से उसको एंडोर्स किया बजाय के क्रिटिसाइज करने के। उसके आगे फिर उस क्लिप को काट काट कर जानबूझ के उतने हिस्से को लगाया गया। वो 2 महीने बाद हुई, 3 महीने बाद, उससे महत्व नहीं, उसमें हुआ क्या है, ताकि लोग समझ लें उसको। पहले हम घटना को व्यवस्थित रूप से समझ लेना। वैसे ही डॉक्टर सेजल पवार ने जो कहा वो ऐसे कॉन्फिडेंस और इतने उत्साह से और इतने अच्छे से कहा कि जैसे ये तो बहुत नॉर्मल बात है। उसको भी एंडोर्स किया गया मंच से, उसकी भी क्लिप काटकर उतनी ही क्लिप लगाई गई। आज वो माफी मांग रही है कि समाज की अदालत। तो सोशल मीडिया वहां से, और सोशल मीडिया के पहलू को समझना इसलिए जरूरी कि सोशल मीडिया सिर्फ बुरा नहीं है। यहीं पर टोक कर मैं इसको यहीं कट करूंगा। सोशल मीडिया पर ही एक और क्लिप इंस्टाग्राम पर वायरल हुई। मुंबई के ही ठाणे में एक टैक्सी चालक ने एक बुजुर्ग को इसलिए पीट दिया कि उसको सड़क पर थूकने से रोका गया। उस क्लिप को वहां पर एकनाथ शिंदे ने देख लिया और एकनाथ शिंदे ने उसके ऊपर कार्रवाई के लिए कहा, और उसके घर पर कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ये भी सोशल मीडिया के ही माध्यम से हुआ। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया अब कितनी बड़ी अदालत बन गया है और वहां से किस तरह के परिणाम सामने आते हैं, ये पहले लोगों को सोचना पड़ेगा। केवल वायरल होने की लत जो है उस पर तो बहुत बात आ गई। वो हिमांशु जांगड़ा जो है वो एक डिजाइन फर्म में काम करता था, वहां से उसकी नौकरी चली गई। डॉक्टर सेजल पवार के पास के खिलाफ KEM अस्पताल में बाकायदा जांच बैठ गई है। उन्होंने आकर पब्लिकली माफ़ी मांगी, अपना वीडियो बनाकर। उनको जब समझ में आया कि उन्होंने जो कह दिया वो साधारण बात नहीं है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस समाज में हम कह रहे हैं कि जेनजी भी है और एक्सेप्टेबिलिटी भी है, उसी समाज से विरोध आया, उसी समाज में बने हुए, और महिला आयोग का नोटिस भी जा चुका है इस पूरे मामले पर। और जो मुंबई की साइबर क्राइम की शाखा है, चूंकि आपने उस अश्लील कंटेंट को हाईलाइट किया, उस अश्लील कंटेंट को वायरल किया, उसको बताया, इसलिए वो साइबर क्राइम का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तो मेरा ये कहना है कि एक जनता की अदालत है, एक सोशल मीडिया की अदालत है, और उस पर जो कानून की अदालत बाकायदा बनी हुई है विधिवत, उसने भी उस पर संज्ञान लिया। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि किस तरीके से ये मीडिया वो उस स्तर पर चला गया है जहाँ से किसी की नौकरी भी जा सकती है कि किस तरह कार्रवाई हो। अब जहाँ तक बात है उन बातों की, हम अगर कहते हैं कि ऐसी बातें होती रहती है तो ऐसा बहुत कुछ समाज में होता रहता है। अगर गंदगी है ना तो उसके लिए गटर बनी है और ज़मीन से नीचे बनी है। गंदगी अगर गटर में नहीं बहकर ऊपर सड़क में बहने लगेगी तो बदबू भी मारेगी और उसकी सड़ान से हम सब परेशान भी हो जाएंगे और उसमें साफ पानी डालना पड़ेगा ना। तो जब तक इस सड़ांध को रोकने के लिए समाज खड़ा नहीं होगा और साफ पानी नहीं डालेगा, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, वो सही कह रहे हैं विनोद जी की, अगर गालियों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई तो गालियों से आगे हम जाएंगे। समाज अगर पतनशील है और उस पतन को हम स्वीकार कर रहे हैं तो इस पतन की कोई सीमा नहीं है। उसको ऊपर खींचना, ऊपर लाना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना, उसको उन्नयन की ओर ले जाना, ऊपर बढ़ाना, वो श्रम का कार्य है। और ये बात मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं कि पाश्चात्य में सब कुछ स्वीकार है और वहां पर मोनिका लेविंस्की का मामला होता है, बिल क्लिंटन के खिलाफ समाज की अदालत लगती है और महाभियोग चलता है और खड़ी होती है जनता। महाभियोग लगा। वहीं पर एक बड़ी कंपनी के CEO जब उनकी HR हेड के साथ एक गलत अवस्था में पाए जाते हैं तो उनकी केवल उस क्लिप की वजह से उनकी नौकरी चली जाती है। वर्जनाएं सब जगह बनी हुई हैं। कहीं उन वर्जनाओं की अलग तरह की स्वीकार्यता जरूर है, लेकिन उन वर्जनाओं के साथ ही वो समाज भी जीता है। हाँ, उस समाज में कुछ चीज़ों को टैबू नहीं बनाया गया है, कुछ चीज़ों को उतना वर्जित नहीं रखा गया जितना हमारा, और इसीलिए जहाँ वर्जना होती है वहाँ मनुष्य जाता है। ये बात सही है कि वो मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव को हम इस तरह से सहज स्वीकार्य बना दें कि बेडरूम को हम ड्राइंग रूम में लगा दें तो टॉयलेट की सीट चौराहे पे लगा दीजिए। वहाँ क्यों होती है जहाँ होती है टॉयलेट की सीट? हर चीज़ का एक स्थान है। गालियाँ दी जाती थी, फुहड़ चुटकुले थे। मैं बल्कि ये कहूँगा
कि सोशल मीडिया ने हमारे अंदर छिपी हुई गंदगी को सतह पर ले आए आया। हैं। और इसीलिए आप जो कह रही हैं कि जब अमर उजाला कुंभ के इतिहास को लेकर 50 वीडियो बनाता है एक ऐसे व्यक्ति को भेजकर जो उसी प्रयागराज शहर का रहने वाला है, तो उसके 500 से लेकर 25,000 व्यू होते हैं। लेकिन उस कुंभ की मोनालिसा पर जब 1 मिलियन व्यू आते हैं और IIT बाबा पर 5 मिलियन व्यू बिल्कुल आते सही हैं, तो IIT बाबा पर और मोनालिसा पर उंगली किसकी रुकी है? समाज की रुकी है, अमर उजाला की नहीं रुकी है। आपने हमारे 50 वीडियो को दरकिनार करके हमको कहा है कि हम तो यही देखना चाहते हैं। समाज अपने नंगे और फूहड़ स्वरूप में खुद नग्न हो रहा है। अगर हम इस नग्नता को स्वीकार करेंगे तो फिर हम एक सभ्य समाज की तरफ जाएंगे और हम कहेंगे कि हाँ ये था, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते। लेकिन हम कहने लगेंगे कि ये बहुत बढ़िया है और इसको स्वीकार करना चाहिए। कमियां सब में हैं, खराब सब में है। वो आप कह रहे थे ना कि रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की भी बात हो गई कि वो इतना बदनाम हुए लेकिन उनके शो में लोग जा रहे हैं, तो वो तो कहा ही जाता है कि हमको जो ताने देते हैं हम खोए इन रंगरलियों में। हमने भी उनको छुप छुप कर अक्सर आते देखा इन गलियों में, लेकिन क्या क्यों भाई साहब, यही गाना लागू हो रहा है ना? छुप छुप के खुल के जा रहे हैं। तो बस अब समाज वहीं परिवर्तित हो गया कि छुप छुप कर दी जाने वाली गालियां, एकांत में कहे जाने वाले चुटकुले अब व्यापक समाज का हिस्सा होंगे और उसको कहकर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर फूहड़ मनोरंजन परोसने वाले करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो इस समाज की खराब। इससे एक और बात है कि व्यंग करने वाले, मजाक करने वाले, हमारे को हंसाने की क्षमता करने वाले लोगों ने घुटने टेक दिए। वो गालियों का और फोड़ चुटकुले व्यंग करने के लिए सब पीड़ाओं से और रोजमर्रा की दिक्कतों से परेशान समाज को हंसाना आसान काम नहीं है। कॉमेडी बहुत कठिन काम है और एक समय में ऐसे लोगों ने वो कॉमेडी की है जिससे हम लोग सब गम भुलाकर हंसने लग जाएं। उस स्तर को अचीव करने की क्षमता हम में नहीं है, साहित्यिक उर्वर बौद्धिक क्षमता हम में नहीं है, इसलिए हम गाली और फूहड़ मनोरंजन का सहारा ले रहे हैं। ये जितने भी कॉमेडी करने वाले हैं ये इससे करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन कभी भी सम्मान का और बौद्धिकता का वो स्तर कभी नहीं हो सकता। हमको उन्होंने मैं जोड़ दूं, हाल में ही जो है शेखर सुमन का जो कार्यक्रम आ रहा है, देखिए उसमें न फुहड़ता है न कोई अश्लीलता है, लेकिन सटायर है बहुत अच्छा और उच्च स्तरीय है और देखने लायक है। हम सब देखते हैं। भाई आप गुलजार नहीं बन पा रहे, अंजाम नहीं बन पा रहे, बख्शी नहीं बन पा रहे, इसलिए आप घटिया गाने लिख रहे हैं क्योंकि आप में क्षमता ही नहीं है। नहीं तो शायरी लुधियानवी भी तो हो गए ना। हम में और आपको भी सोचने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इससे शानदार क्लोजिंग और नहीं हो सकती, इसलिए फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखिए और इस तरीके की जो फूहड़ कंटेंट बन रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे हमें और आपको भी थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे फ़ोन पर क्या देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।